हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर में 40 क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। इन 40 क्वेश्चन में आपकी उत्तर प्रदेश में होने वाली घटनाएं और सामान्य जीके के सभी 40 क्वेश्चन सम्मिलित हैं, जो कि आपकी तैयारी को और अच्छा बेहतर बनाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के उत्तर प्रदेश स्पेशल के कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सत्र 2025-26 के लिए एमएसपी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एमएसपी 2025-26 के लिए निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ आपको फसलें दे रखी हैं, अर्थात आपको क्रॉप दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको एमएसपी का रेट दे रखा है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा रेट आपका सम्मिलित नहीं है। धान का जो रेट दे रखा है 2369 रुपये, बाजरा दे रखा है 2775 रुपये, मक्का 2400 रुपये, मूंग दाल आपकी 8 या 778 रुपये, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो मूंग दाल का रेट है एमएसपी, वो क्या है आपका? गलत है। जबकि धान का आप यही लर्न कर लीजिएगा, बाजरा यही है आपका, मक्का आपका यही है। तो मूंग दाल का जो रेट है 2025-26 के लिए वो कितना दे रखा है? तो वो रेट दे रखा है आपका 8 या 768 रुपये आपका डिसाइड किया गया है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, मूंग दाल। भारत में एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कृषि मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। बात करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई है वो किस सन में हुई है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। तो इसकी जो स्थापना हुई है 1965 में हुई थी। इसका पुराना नाम क्या है जिस नाम से इसकी स्थापना हुई थी? तो उसका नाम है आपका कृषि मूल्य आयोग। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि जो वर्तमान नाम है वो कब परिवर्तन कर दिया गया था या नाम परिवर्तन किया गया था, तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था 1985 ईस्वी में। क्या कर दिया गया था? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका नाम कर दिया गया था 1985 ईस्वी में। इसके द्वारा कितनी फसलों का निर्धारण किया जाता है या फिर मूल्य निर्धारण किया जाता है, फसल आपसे पूछी गई है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो ये 22 फसलों का आपका मूल्य निर्धारण करता है। जबकि आपकी एक फसल और होती है गन्ना की फसल। ध्यान रखिएगा, गन्ने की फसल का आपका वो एमएसपी पे नहीं बेची जाती, वो एफआरपी पर बेची जाती है, और उसका निर्धारण करती है आपके वित्त मंत्रालय की एक कमेटी के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही होगा 2। प्रोजेक्ट कुश को प्रारंभ करने की मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट कुश को प्रारंभ करने की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है। बात करते हैं प्रोजेक्ट कुश किससे आपका संबंधित है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है आपका। क्या है आपका? एयर डिफेंस सिस्टम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अर्थात मेड बाई क्या होगा आपका? तो मेड बाई ही होगा आपका डीआरडीओ। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट है इसका। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसको बनाने में या इसको प्रारंभ करने में कॉस्ट कितना आने वाला है?
तो कॉस्ट आपका आने वाला है 21,700 करोड़ रुपए की लागत इसके अंतर्गत आने वाली है। ध्यान रखना है क्या है आपका, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, अर्थात ऑप्शन सही होगा नंबर 1। वर्ल्ड हंगर डे 2025 किस तिथि को मनाया गया? 1 मई, 28 मई, 31 मई, 21 जून या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्ल्ड हंगर डे आपका सेलिब्रेट किस तिथि को किया गया है, ये पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 1 मई को हम वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रत्येक 28 मई को हम वर्ल्ड हंगर डे आपका सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं 2025 की कि थीम 2025 में इसकी क्या थी। तो देखिए आपकी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं 2025 से संबंधित। तो 2025 की इसकी थीम है आपकी शोइंग रेजिलेंस, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, शोइंग रेजिलेंस। यहाँ पे इसको जो मनाने की शुरुआत कब से की गई है, प्रारंभ ये कब किया गया था वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट करना, तो इसकी शुरुआत हुई है 2011 से। अब हम बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 मई को हम क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड लेबर डे मनाते हैं हम 1 मई को, अर्थात विश्व मजदूर दिवस। इसी प्रकार से हम 31 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं हम, यानी विश्व तंबाकू दिवस। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। 21 जून क्या है आपका, तो सबसे बड़ा दिन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका 2, प्रत्येक 28 मई को हम वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 107, 108, 105, 111 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात की जा रही है कि भारत की कौन सी रैंक है। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 प्रकाशित कब किया गया है, ये प्रकाशित किया गया है 2025 में, इसलिए 24 की रैंक आपसे पूछी जा रही है कि भारत की कौन सी रैंक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन होगा आपका नंबर 3, 105वीं रैंक है 2024 में भारत की। जबकि हम बात करते हैं 2023 में भारत की कौन सी रैंक थी, तो 2023 में रैंक थी भारत की आपकी 111, अर्थात हमने 6 रैंक का बेनिफिट हमने को हुआ है। भारत की जो 107 जो रैंक आई है 2024 में, वो कितने देशों से आई है, तो 127 देश से 7 जो आप कंट्री है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें भारत की रैंक 105 है। अंतिम स्थान किसका है, ये लर्न भी कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो वो है आपका सोमालिया। तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूफा महिला चैंपियंस लीग 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इसका आयोजन पुर्तगाल में किया गया है। अब बात करते हैं एक एक करके कि एक्चुअली में इसका जो सिटी है वो कहाँ पे किया गया था, राजधानी में किया गया है, लिस्बन में। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपका बन चुका है कि लिस्बन किसकी राजधानी है, तो पुर्तगाल की राजधानी है। बात कर लेते हैं विनर की और रनर अप की, क्योंकि हो सकता है आपसे विनर आपसे पूछ लिया जाए। तो विनर है आपकी RC नल टीम। क्या है आपकी RC जो नल है आपकी, वो टीम आपकी विनर है। जबकि यहाँ पे FC वर्सिलोंग ये आपकी रनर अप टीम है। इसको भी आपको लर्न करना है क्योंकि हो सकता है कि आपका रनर अप आपसे पूछ लिया जाए। तो रनर अप क्या है, FC वर्सिलोंग। इसकी शुरुआत कब से की गई थी, इसकी चैंपियन लीग की? तो शुरुआत की गई है आपकी 2001 और 2 में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, पुर्तगाल में इस बार इसका आयोजन किया गया। डेनियल नोविया हाल ही में किस देश के दूसरे बार राष्ट्रपति बने हैं? पराग्वे, उरुग्वे, इक्वाडोर, चिली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से क्वेश्चन है आपका, डेनियल नोविया हाल ही में किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इक्वाडोर के आपके दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जबकि रैंक वाइज अगर हम बात करते हैं तो कौन से नंबर के हैं ये, तो 48 नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये अपने टाइम में सेकंड टाइम बने हैं। बात करते हैं इसकी राजधानी की, क्योंकि हो सकता है कि आपसे राजधानी पूछ ले स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो। इसकी राजधानी है आपकी क्विटो। कहाँ पर ये पड़ता है, किस कॉन्टिनेंटल में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके दक्षिणी अमेरिका में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 3। निम्नलिखित में से किस देश की ओटावा राजधानी है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की गई है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी क्या है आपकी, ओटावा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कनाडा देश की राजधानी है आपकी ओटावा। UPSSC कई बार आपका पूछ चुका है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है आपकी वेलिंगटन। तो देखिए यहाँ पर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, न्यूजीलैंड की राजधानी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनवेरा, जबकि स्वीडन की राजधानी है आपकी ओस्लो। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर पूछा गया था ओटावा के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कनाडा। क्वाड संगठन के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है? रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, या पांचवा ऑप्शन इसमें ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका एक क्वाड संगठन है आपका, जिसके अंतर्गत कौन सा देश आपका शामिल नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, उसमें से आपका रूस आपका शामिल नहीं है। अब बात करते हैं क्वाड संगठन के बारे में कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं आपके। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसके अंतर्गत शामिल है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन चारों के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया है जिसका नाम है आपका क्वाड संगठन। इसका एम क्या आता है इस संगठन को निर्माण करने का, तो एम है आपके प्रशांत महासागर, जितना भी आपका आवागमन हो रहा है वहाँ पर आपकी शांति स्थापित करना। अर्थात कहाँ पर, प्रशांत महासागर में आपकी शांति को स्थापना करना इस क्वाड संगठन का उद्देश्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए इसे क्वाड क्यों बोला जाता है वो भी आप समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका USA है, तो उसी प्रकार से इस तरह से आपका यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्वाड कहते हैं। इन क्वाड देशों के मध्य में आपका एक सैन्य अभ्यास भी किया जाता है, उसे भी आप याद रख लीजिए। मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, उसका क्या नाम है, तो वो है आपका मालाबार अभ्यास। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, रूस इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो बात की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है, यानी डेंसिटी सबसे कम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं इसका कितना है, तो ध्यान रखिएगा 2011 के अनुसार इसका 17 पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के हिसाब से लोग निवास करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जनघनत्व होता क्या है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या होती है वो समझ लीजिए। तो मान के चलिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनघनत्व। मिनिमम किसका है, तो मिनिमम है आपके अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर आपके 17 पर किलोमीटर में रहते हैं। वहीं मैक्सिमम कौन से राज्य का है, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम है आपके बिहार राज्य का। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। वन सर्वेक्षण 2023 के भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन आपके पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप मध्य प्रदेश के बारे में समझ लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है आपकी भोपाल। यहाँ के CM कौन है, तो CM है आपके मोहन यादव।
यहाँ पर हम जो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका करता है, वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है आपके सोयाबीन का, उसके बाद में करता है आपकी जितनी भी पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं, उनका। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्री विजयपुरम है? पुडुचेरी, दमन एंड दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए ये चर्चा में क्यों बना था, क्योंकि आपको पहले पता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी आपकी पोर्ट ब्लेयर। अब उस पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्यूचर में बनना ही बनना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी की पुडुचेरी है। दमन द्वीप की क्या है, सिलवासा है आपकी। ये चीज़ भी आपको लर्न रखनी है। वहीं अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है आपकी कवरत्ती। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? जापान, इटली, मोरक्को, फिलीपींस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका एक फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान देश में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस प्रकार का आपका ज्वालामुखी है? तो ये आपका एक अक्रिय ज्वालामुखी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, इसका क्षेत्र कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रशांत महासागर का इसका क्षेत्र है, उसकी बेल्ट में ये पड़ता है। बात करते हैं जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो, और ये आपका एक एशियन कंट्री है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, जापान। निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा है आपका 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक, अर्थात 20 वर्ष इनका शासनकाल रहा था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया था, अर्थात रेट कंट्रोल को आपका सम्मानित या रेट कंट्रोल को करने की कोशिश की थी। बात कर लेते हैं अलग अलग ऑप्शन की, इनके द्वारा क्या प्रारंभ किया गया। तो सिकंदर लोदी के बारे में जो फेमस चीज़ें हैं वो भी समझ लीजिए। इन्होंने 1504 ईस्वी में आपके आगरा की स्थापना की थी, और कहाँ पर की थी? यमुना के किनारे पर। वहीं अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो इनके द्वारा जो फेमस है यहाँ पर ग्रांड ट्रंक रोड, क्या है आपका? ग्रांड ट्रंक रोड इनके द्वारा बनवाया गया था, जिसे हम आज के समय में जीटी रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटी रोड के नाम से भी ये जाना जाता है। वहीं अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने आपके जो ज़कात वगैरह हैं वो उन्होंने क्या कर दिए थे? काफ़ी कम कर दिए थे, मिनिमम कर दिए थे। इनके द्वारा जो आपके धर्म के जितने भी आपके टैक्सेस से उनको इन्होंने क्या कर दिया था? हटा दिया था। तो सही आंसर क्या था यहाँ पे? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस मुगल शासक की जो मृत्यु है 1556 ईस्वी में हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, हुमायूं की आपकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। जबकि बात कर लेते हैं हुमायूं के बारे में, एक एक पॉइंट आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके कई बार बने हुए हैं। तो बात कर लेते हैं हुमायूं की। ये राजा कब बना था? तो ध्यान रखना है 1530 ईस्वी में ये राजा बना था, लेकिन 1530 से कब तक रहा था? 1539 तक। उसके बाद में ये हार गए थे। किससे हार गया था? बिलग्राम का जब युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के बीच में और इनके मध्य में, तो उनमें इसकी हार हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इन्होंने अपना जो द्वारा शासन प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था आपका, अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे कि आपको याद रहे।
1555 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया था। तो 1 साल तक ही चल पाया था, जबकि इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का रीज़न क्या था वो भी समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके एक दीनपन्हा लाइब्रेरी थी। क्या थी आपकी? दीनपन्हा आपकी लाइब्रेरी थी, वहाँ से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 2। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857, 1757, 1764, 1793, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में प्लासी के युद्ध की आपकी बात की जा रही है कि कब हुआ था। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का नवाब आपका रहा था सिराजुद्दौला। इनका नाम लर्न करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार आपके पूछे गए हैं। सिराजुद्दौला और किसके मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इनकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। वहीं अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं तो 1857 में क्या हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, यानी बक्सर की लड़ाई हुई थी आपकी 1764 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1793 ईस्वी में आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था। क्या हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या पूछा था यहाँ पे? प्लासी के युद्ध के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1757 ईस्वी में। भारत में निम्नलिखित में से किस गवर्नर के द्वारा पंचायती राज की नींव रखी गई? लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किस गवर्नर के द्वारा पंचायती राज की नींव रखी गई थी भारत में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लॉर्ड रिपन। एक एक करके बात कर लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। इनका शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा था? क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ ले, इम्पोर्टेंट गवर्नर माने जाते हैं भारत के। तो इनका शासनकाल रहा था 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक। ये लॉर्ड रिपन ही थे जिन्हें आपका क्या कहा जाता है? पंचायती राज की नींव रखी गई थी। पंचायती राज का पिता कहा जाता है भारत में। किसकी उपाधि दी जाती है भारत में इन्हें? पंचायती राज के पिता की उपाधि दी जाती है इन्हें भारत में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग्स, लॉर्ड डफरिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जा रही है। कौन बना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कब बना था ये? तो 1828 ईस्वी में। इनके बारे में एक एक फैक्ट करके लर्न कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं। इनके द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वहीं अगर और इनके बारे में बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी भारत में। जो इंग्लिश एजुकेशन है भारत में आज चल रहा है, वो इन्हीं के शासनकाल में रखी गई थी। कब? 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रपोजल दिया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1945, 1940, 1947, 1942 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में साइमन कमीशन की बात की जाती है। कब आया था? ऑप्शन सही आंसर होगा 2, 1940 ईस्वी में भारत कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आने पर आपके ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, किनके द्वारा ये साइमन कमीशन या बात करते हैं कि इसके जो अध्यक्ष बन के आए थे वो कौन बन के आए थे, क्योंकि अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं।
तो इनका नाम था आपका पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था आपका? पैट्रिक लॉरेंस इनका नाम है, जो अध्यक्ष बन के आए थे। टोटल मेंबर साइमन में कितने, साइमन कमीशन में कितने थे? तो ध्यान रखिएगा, टोटल मेंबर थे आपके साइमन कमीशन के अंतर्गत, सॉरी इसमें थोड़ा सा आंसर आप चेंज कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इसका आंसर 1940 नहीं है, सॉरी ये साइमन कमीशन की जब मैं जो एक्सप्लेन कर गया यहाँ पर भूल बस वो कर गया आपको कैबिनेट मिशन को। तो इसमें जो आंसर होना है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। ना ही आपके क्या सही हैं, आपके पैट्रिक लॉरेंस सही होंगे, ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, सॉरी माफ़ कीजिएगा। साइमन कमीशन के बारे में देखिए फिर से हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन ही थे। क्या नाम था उनका? सर जॉन साइमन ही इसके अध्यक्ष थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल मेंबर कितने थे आपके? टोटल मेंबर आपके 7 थे। जब ये भारत कब आया था तो इम्पोर्टेंट है 1928 ईस्वी में ये भारत, सॉरी 1929 ईस्वी में भारत आ पाया था ये आपका। जबकि इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था आपका 1927 ईस्वी में। इसके जो जितने भी मेंबर थे वो सब के सब कौन थे आपके? अंग्रेज थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए भारत में इसका क्या हुआ था? विरोध हुआ था। किससे नारे लगाए गए थे? नारे लगाए थे आपके साइमन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक का जब भारत नारे लगाए थे, विरोध हुआ था, तो इसी के विरोध में आपके एक नेता की मृत्यु भी हो गई थी, जो अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे आपके? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी यहाँ पर। कैसे हुई थी? लाठी चार्ज में आपकी मृत्यु इनकी हुई थी, इसलिए इनको भी याद किया जाता है, ध्यान रखना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करता है? रूस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई थी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1, रूस के साथ में भारत इसका निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके यहाँ पर। जो इसका निर्माण करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका भारत और रूस के मध्य में आपका टाई अप किया हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नाम 2 नदियों के नाम पर रखा गया है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। कौन कौन सी नदी हैं? तो भारत में तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, और आपकी जो रूस है उसकी है मॉस्कोवा। क्या है आपकी? मॉस्कोवा की नदी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम से बात करती है, लॉन्ग रेंज में, सॉरी शॉर्ट रेंज मिसाइल है आपकी। क्या है आपकी? शॉर्ट रेंज मिसाइल है आपकी। लेकिन अब बात कर लेते हैं भारत के बारे में फैक्ट। इसका भारत निर्यात करने वाला है, और पहला जो देश है वो किसे ये निर्यात करेगा? वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिलीपींस को आपका इसका निर्यात करेगा भारत। ये चीज़ है जो आपका याद रखनी है कि भारत ने कौन से को देना प्रारंभ किया है, तो फिलीपींस ने इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया है भारत को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत और इंडिया इसको मिलकर बनाते हैं। 5 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस नगर में देव दीपावली का आयोजन किया गया? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ के बाद में उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन आपके प्रारंभ हो गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में देव दीपावली का आयोजन 5 नवंबर 2025 को किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका वाराणसी शहर में देव दीपावली का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं देव दीपावली का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है आपका? प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद में ही आपके क्या है, आपके जो सारगा होता है या फिर जो आपकी विवाह वगैरह बंद होते हैं वो पुनः स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपका वाराणसी कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी आपका स्थित है ये
गंगा नदी के किनारे पर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? जून 2025, मई 2025, अगस्त 2025, सितंबर 2025, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हाल ही में की गई है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं आंसर। सही आंसर है मई 2025 में इसका निर्माण किया गया या स्थापना की गई है। इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, ऐसे स्टूडेंट जो 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के टोटली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके स्टेनोग्राफर के और ड्राफ्टमैन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट की आपकी करंट अफेयर्स प्लस आपकी ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन आप वहाँ पर जाकर ये वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की कब की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मई-जून 2025 में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गोमती की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर, 1025 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर, 1320 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि प्रमुख नदियों में से एक गोमती नदी की टोटल लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 960 किलोमीटर आपकी लंबाई है गोमती रिवर की उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं आपकी गोमती रिवर के बारे में, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंट है। इसका जो उद्गम है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उद्गम कहाँ पर होता है? तो इसका उद्गम आपके मैदानी क्षेत्र से होता है, इसलिए ये नदी आपके लिए प्रमुख नदी और इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ और कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम आपके फूलर लेक से हुआ है। किस लेक से हुआ है? आपके फूलर लेक से हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ये आपकी स्थित है। इस नदी के किनारे पर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपकी बसी हुई है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 960 किलोमीटर की लंबाई है गोमती नदी की। निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गंगा नदी नहीं बहती है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बदायूं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गंगा नदी के बारे में फैक्ट समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। कौन से आपके क्या बोला है, कौन से जिले से होकर नदी नहीं बहती है? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ जिले से ये होकर नहीं बहती, क्योंकि जो लखनऊ आपका राजधानी है उत्तर प्रदेश की, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे पर ये आपका बसा हुआ है। जबकि जो अदर 3 दे रखे हैं, कानपुर, प्रयागराज और बदायूं, तीनों ही आपके गंगा नदी से होकर इनसे बहती है। बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके कौन कौन से हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है आपकी? उत्तर प्रदेश के लिए सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी। कितने जिलों से होकर बहती है ये आपकी उत्तर प्रदेश के? तो ये जिलों से बहती है आपके 28 जिलों से। एग्जिट या फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ये एंट्री किस ज़िले में करती है, तो ध्यान रखना है ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी एंट्री करती है सहारनपुर से। वहीं अगर हम बात करते हैं एग्जिट कहाँ पर करती है, यानी उत्तर प्रदेश से बिहार में होकर कहाँ पर चली जाती है, तो ये बलिया से आपकी एग्जिट कर जाती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रूमी दरवाज़ा स्थित है? आगरा, जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाज़ा आपका कहाँ पर स्थित है। सही आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा, लखनऊ में ये स्थित है। अब ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है? जो आपका स्टेट नेशनल फ्लैग है आपका, यानी राजकीय चिन्ह है, क्या है आपका? राजकीय चिन्ह है। और राजकीय चिन्ह में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं 2 मछली हैं। क्या है आपकी? 2 मछली हैं। इन जो मछली हैं आपकी वो यहीं से ली गई हैं, इसलिए अक्सर करके ये क्वेश्चन आपका चर्चा में बना होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा चले महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी 1090, 108, 1080,
111, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलित महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। अगर कोई महिला को समस्या है तो कौन से नंबर पर कॉल करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है। एक एक करके हम सबकी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका वुमेन हेल्पलाइन नंबर। वहीं अगर हम बात करते हैं 1080 की, तो ये जो आपकी डिलीवरी होती है उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है। क्या है आपका, चाइल्ड के लिए बात कर लेते हैं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए नंबर है ये आपका। वहीं अगर आपको पुलिस बुलानी है तो आप 111 डायल कर दीजिए, पुलिस आपके घर पर हेल्प करने के लिए आ जाएगी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस जिले को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस सिटी को गैस्ट्रोनॉमी यानी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में घोषित किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ। तो देखिए इस तरह के फैक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो आप ऑलरेडी चैनल पर वीडियो आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 का आपके करंट अफेयर्स, फुल करंट अफेयर्स चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स की फुल डिटेल वीडियो अवेलेबल कराई गई है। आप वहां पर जाकर उन्हें पूरा टोटली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को घोषित किया गया है। अब बात करते हैं भारत में यूनेस्को की लिस्ट में कितने शहरों को ऐड कर लिया गया है। तो टोटल जो हो गए हैं वो 9 शहर हो गए हैं आपके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज़ के कोई अपने फ़ायदे होते हैं। तो अब यहाँ पे जो लखनऊ है वहाँ की जो व्यंजन शैली होगी, क्या होगी आपकी, व्यंजन शैली को एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की जो संस्कृति है उसको एक नई पहचान मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा काउ टूरिज्म को घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा काउ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नीति घोषित की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, उत्तर प्रदेश सरकार। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आपकी प्रत्येक जिले में यानी क्या खोली जाएंगी, आपकी गौशालाएं खोली जाएंगी प्रत्येक जिले में। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है आपका कि जो आपके दीपावली के शुभ अवसर पर, क्या है आपकी दीपावली के शुभ अवसर पर जो आप दीपक का निर्माण करते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, या फिर बात करते हैं घरों में रोशनी जो करते हैं, उनके लिए देसी प्रोडक्ट तैयार करना। क्या है आपके देसी उत्पाद को तैयार करना, यानी गोबर से बने उत्पाद को तैयार करना उसका उद्देश्य है, जिससे कि आपकी दीपावली भी अच्छे से आप सेलिब्रेट कर सकें और लोगों को रोजगार भी मिल सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई। 13 नवंबर 1963, 12 नवंबर 1987, 13 नवंबर 1987, 8 फरवरी 1962 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 13 नवंबर 1963 ईस्वी को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई है। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर स्थित है, या इसका हेडक्वार्टर है आपके लखनऊ में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार ये यहाँ से पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राई नृत्य किया जाता है। वेस्ट यूपी, मिडल यूपी, ईस्ट यूपी, बुंदेलखंड क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे राई नृत्य के बारे में कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आपका राई नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं कि आयोजन किनके द्वारा किया जाता है, तो बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन कब किया जाता है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिटेल में पूछा गया था, छोटा सा आंसर था। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन किया जाता है? मथुरा, जौनपुर, आगरा, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन किया जाता है, अर्थात जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेयर होते हैं, कहाँ मनाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मथुरा जिले में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कौन से ज़िले में कितने आपके फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं आपके मथुरा ज़िले में। दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है? तो वो है आपका कानपुर का। और तीसरे स्थान पर कौन सा ज़िला आता है? तो वो है आपका हमीरपुर। अब देखिए प्रत्येक साल में कितने आपके मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। तो मथुरा में 86, वहीं कानपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 80, और हमीरपुर की बात करते हैं तो 79। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सुलहकुल उत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? प्रयागराज, आगरा, जौनपुर, फैजाबाद, इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी SSSC पूछ चुकी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आगरा जिले में इसका आयोजन किया जाता है। इसे का जो आयोजन की प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था या स्टार्ट किया गया था? तो ये आपके अकबर के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इसका एम क्या है या फिर उद्देश्य क्या था प्रारंभ करने का? तो हिंदू मुस्लिम एकता। क्या थी आपकी? हिंदू प्लस मुस्लिमों की एकता के लिए इसे आयोजित किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से पहले भी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये आपके लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र। सॉरी, यहाँ पे आंसर चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसका आप आंसर चेंज कर लीजिएगा। इसका जो सांस्कृतिक केंद्र है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र, वो प्रयागराज में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत क्या है? कजरी, बिरहा, रसिया, चेता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कजरी आपका उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय आपका गाया जाने वाला लोकगीत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसके द्वारा की गई है? महेंद्रनाथ सिंह, नंदकिशोर शर्मा, शिवनंदन नौटियाल, विश्वनाथ मेहता, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फेमस चित्र है आपका सत्यम शिवम सुंदरम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिवनंदन नौटियाल के द्वारा इसकी रचना की गई है। निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका कथक नृत्य नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कथक नृत्य क्या है आपका? कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्या है कथक कलाकार नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिशन महाराज आपके कथक कलाकार नहीं हैं। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है आपका क्या? कथक। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आला, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी, रोहिलखंड, चेता, अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र, या 5वां इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपके जो लोकगीत दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके क्षेत्र दे रखे हैं। अब इनसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र में नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन आपके अक्सर करके इस तरह से पूछ लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो सही आंसर क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 कजरी रोहिलखंड। ये आपका सम्मिलित नहीं है, जबकि 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके सम्मिलित हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लट्टमार होली उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाई जाती है? मथुरा, आगरा, प्रयागराज, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लट्टमार होली से संबंधित क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका मथुरा में आयोजन किया जाता है। मथुरा में भी स्पेसिफिक चीज़ पे इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में का आंसर बरसाना दे रखा हो, वहाँ पर ये बरसाना जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर आपका सेलिब्रेट की जाती है लट्टमार होली। लट्टमार होली का जो आयोजन है बरसाना में किया जाता है। यहाँ पर एक मंदिर का नाम भी याद रख लीजिएगा, राधा मंदिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, विंध्याचल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सहारनपुर मेले में शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी के मेले में आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये अक्सर करके चर्चा में रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी यूनिटी के लिए ये भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होता है? चंबल, गंगा, यमुना, सोन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सी नदी है जिनका प्रवाह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों में होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, चंबल नदी का प्रवाह तीनों में होता है। बात करते हैं इसके उद्गम की, तो उद्गम इसका कहाँ पर आपका होता है? तो उद्गम होता है आपके MP राज्य में। अब MP में जाते हुए कहाँ पर आपकी होती है? देखिए पहले इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है? MP में उद्गम हुआ, और MP के बाद में कहाँ चली जाती है ये? तो ये चली जाती है आपके राजस्थान में, और राजस्थान से आते हुए चली जाती है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आके कहाँ पर मिल जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो इटावा है उत्तर प्रदेश का, इटावा नामक ज़िला है आपका, वहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? आपकी यमुना रिवर में आपकी मिल जाती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंबल नदी। यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो का प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है स्टेनोग्राफर का और ड्राफ्टमैन का, वहाँ पर क्वेश्चन अक्सर करके उत्तर प्रदेश स्पेशल के पूछे जाते हैं। इसलिए ऑलरेडी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 का ऑलरेडी करंट अफेयर्स का वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मात्र उत्तर प्रदेश स्पेशल को सम्मिलित किया गया है और लेटेस्ट पैटर्न पर सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं, अपने दोस्त लोगों में इसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।